हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम किताब का 28 चैप्टर पढ़ेंगे, आर्यों का हिंदुस्तान में आना। तो ऐसा लगता है ना कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे। तो ये सच्ची बात है कि वो यूरोप से आए थे और उनके आने के बाद में उनका क्या संघर्ष हुआ होगा हिंदुस्तान के मूल निवासियों के साथ में, वो भी हम जानेंगे। लेकिन एक बार पहले आपको बता दूं कि ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इस किताब से, पिता के पत्र पुत्री के नाम, है ना। इस किताब के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसका जो चैप्टर है ये 28 है। थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट भी ज़रूर बताना। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने बहुत ही पुराने ज़माने का हाल लिखा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आदमी ने कैसे तरक्की की, क्या क्या काम किए। तो उस पुराने ज़माने के इतिहास के पहले का ज़माना कहते हैं, क्योंकि उस ज़माने का हमारे पास में कोई सच्चा लिखा हुआ इतिहास नहीं है। हमें बहुत कुछ अंदाजे से काम लेना होता है। अब हम इतिहास के शुरू में पहुंच गए हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी बातें हुई। हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुत पुराने ज़माने में मिस्र की तरह हिंदुस्तान में भी सभ्यता फैली हुई थी, रोज़गार होता था और ये यहाँ के जहाज़ हिंदुस्तानी चीज़ों को मिस्र, मेसोपोटामिया और दूसरे देशों को ले आते थे। उस ज़माने में हिंदुस्तान के रहने वाले लोग द्रविड़ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्रविड़। तो ऐसे में आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदुस्तान के मूल निवासी कौन थे, तो आप कह सकते हो ना कि हिंदुस्तान के मूल निवासी द्रविड़ थे। ये वही लोग हैं जिनकी संतान आजकल दक्षिणी हिंदुस्तान में मद्रास के आसपास रहती है। और मैं एक मज़ेदार बात बता देता हूँ, राहुल द्रविड़, उस क्रिकेटर का नाम तो सुना ही होगा ना। वो बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। संयोग से उनका भी सरनेम द्रविड़ है। तो उन द्रविड़ों पर आर्यों ने उत्तर से आकर के हमला किया। किस डायरेक्शन से आकर के हमला किया? उत्तर से आकर के हमला किया। इसका मतलब आर्य उत्तर की तरफ से भारत में आए थे। ये ध्यान देने की बात है। उस ज़माने में मध्य एशिया में बेशुमार आर्य रहते होंगे, मगर वहाँ सबका गुजर नहीं हो सकता होगा, इसीलिए वे दूसरे देशों में फैल गए। बहुत से ईरान चले गए, तो कुछ और दूसरी जगह भी चले गए होंगे। बहुत से यूनान चले गए और उसमें से भी बहुत कुछ पश्चिम तक निकल गए। पश्चिम का मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज से। हिंदुस्तान में भी उनके दल के दल कश्मीर के पहाड़ों को पार करके आए और आर्य एक मजबूत लड़ने वाली जाति थी। कैसी जाति थी? मजबूत लड़ने वाली जाति। ये भी याद रखने की बात है। तभी तो उन्होंने यहाँ के लोगों को हरा दिया, द्रविड़ों को भगा दिया, भारत के मूल निवासियों को। तो आर्यों के रेले पर रेले उत्तर पश्चिम से हिंदुस्तान में आए होंगे। पहले द्रविड़ों ने उन्हें रोका, लेकिन जब उनकी तादाद, उनकी आबादी, उनकी संख्या बढ़ती ही गई तो द्रविड़ों के रोके न रुक सके। बहुत दिनों तक आर्य लोग उत्तर में सिर्फ अफ़गानिस्तान और पंजाब में रहे। तब वे और आगे बढ़े और उस हिस्से में आए जो अब संयुक्त प्रांत कहलाता है, जहां हम रहते हैं। तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मध्य भारत के विंध्य पहाड़ तक, विंध्याचल तक वे चले आए। उस ज़माने में इन पहाड़ों को पार करना मुश्किल काम था, क्योंकि वो घने जंगल थे। लेकिन आर्यों ने इस मुश्किल काम को पूरा किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्य इतनी बलवान जाति थी। इसलिए एक मुद्दत तक, मुद्दत का मतलब है काफ़ी लंबे समय तक, आर्य लोग विंध्य पहाड़ के उत्तर तक ही रहे। बहुतों ने तो पहाड़ियों को पार कर लिया और दक्षिण में चले गए, लेकिन उनके झुंड के झुंड न जा सके, इसलिए दक्षिण द्रविड़ों का ही देश बना रहा और उत्तर के इलाके में आर्य की बहुलता बढ़ती चली गई, आर्य का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। तो आर्यों के हिंदुस्तान में आने का हाल बड़ा दिलचस्प है। पुरानी संस्कृत की किताबों में तुम्हें उनका बहुत सारा हालचाल मिलेगा। उनमें से कई किताबें जैसे वेद उसी ज़माने में लिखी गई थीं जब आर्य यहाँ
आए थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उससे तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक्त आर्य लोग हिंदुस्तान के किस हिस्से में आबाद थे। दूसरे वेदों से और पुराणों और दूसरी संस्कृत की पुरानी किताबों से मालूम होता है कि आर्य फैलते चले जा रहे थे। शायद इन पुरानी किताबों के बारे में तुम्हारी जानकारी थोड़ी हो, थोड़ी ना भी हो। तो अगर तुम्हारी जानकारी नहीं है तो तुम्हें जानकारी रखनी चाहिए। जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें और भी बातें मालूम होंगी। लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथाएं मालूम हैं जो पुराणों से ली गई हैं, जो हिंदू धर्म के पुराण हैं। इसके बहुत दिनों बाद रामायण लिखी गई और उसके बाद में महाभारत। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि जब आर्य लोग सिर्फ पंजाब और अफ़गानिस्तान में रहते थे तो वे इस हिस्से को ब्रह्मावर्त कहते थे। ये भी एक अच्छी बात की जानकारी आज आपको हो गई कि जब वो पंजाब और अफ़गानिस्तान में रहते थे तब वे इस एरिया को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे। अफ़गानिस्तान को उस समय गांधार कहते थे। तो तुम्हें महाभारत में गांधारी का कैरेक्टर याद है क्या? गांधारी वही जो कौरवों की, दुर्योधन की माँ हुआ करती थी। उसका यह नाम इसलिए पड़ा कि वह गांधार या अफ़गानिस्तान की ही तो रहने वाली थी। अफ़गानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन उस ज़माने में भारत और अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान एक थे। अब आर्य लोग और नीचे गंगा और जमुना के मैदानों में आए तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त रखा। तो एक और सीखने की बात पता चली ना कि उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त रखा गया था। और मैं सच में कहता हूँ कि मैंने आर्यावर्त अखबार पढ़ा हुआ है। ये हमारे शहर में, मुजफ्फरपुर पटना में, बिहार में आया करता था जब मैं 7th-8th क्लास में रहा होऊंगा। तो पुराने ज़माने की दूसरी जातियों की तरह वे भी नदियों पर बसे शहर में ही आबाद हुए। काशी या बनारस, प्रयाग और बहुत से दूसरे शहर तो नदियों के किनारे ही हैं ना, हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये कहानी पढ़ी कि आर्यों का भारत में, आर्यों का हिंदुस्तान में कैसे आना हुआ। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने वाली बातें मिली इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। अपने क्लासमेट्स के साथ में भी चाहो तो ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि सारे स्टूडेंट को 5th क्लास के बाद एक बार में ये किताब, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैंने तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहो तो ढूंढ लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।